यहाँ पर लेकिन आरबीआई का नुकसान हो रहा होता है। अगर वही डॉलर आरबीआई ने पहले ज्यादा दाम पर खरीदे हुए हैं और आज उसको कम दाम पे बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि रुपए की वैल्यू को बनाए रखना है, तब भी आरबीआई करेगा, क्योंकि बहुत बार देश की करेंसी की वैल्यू को बचाए रखना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है, चाहे उसके लिए आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट में नुकसान उठाना पड़े। कैग आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देगा। आपने तो कहा था करेंसी की वैल्यू मार्केट डिटरमाइंड होगी, वो आपकी पॉलिसी है, तो आपने अपनी बैलेंस शीट पे क्यों नुकसान उठाया? देश का तो इतने 1000 करोड़ या वो लाख करोड़ में भी पहुंच सकता है, लॉस हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके काम पे रेज किए जा सकते हैं, फिर तो होली सेंट्रल बैंकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिफोर 50% फास्टर प्रिपरेशन। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सारे गवर्नमेंट अकाउंट्स को, जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑडिट करता है, आरबीआई को ऑडिट क्यों नहीं करता है? ऐसी क्या यूनिकनेस है यहाँ पे? और ऐसा नहीं है कि ये प्रपोजल आया नहीं, आरबीआई की इंडिपेंडेंस को लेके, आरबीआई की फ्रीडम को लेके बहुत लोगों को तकलीफ है। और खासकर भारत सरकार में एक पुराना वाकया बताऊं, जब वाईवी रेड्डी गवर्नर थे, उस समय तो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने, जो आईएएस ऑफिसर थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत करीब थे, ये तक बोला था कि मैं आरबीआई को ना गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बना के रख दूंगा। तब भी बात हुई थी कि आरबीआई को कैग से ऑडिट कराओ। रिसेंट टाइम में 2016 में मिस्टर शशिकांत शर्मा ने, जो उस समय कैग को हेड कर रहे थे, उन्होंने ये बात बोली आरबीआई का ऑडिट किया जाना चाहिए कैग के द्वारा। Mr. Sharma said that in the light of the rising number of the instances of financial frauds, audit should examine the financial sector's risk and vulnerabilities and regulators' abilities. ये देखिए, regulators' abilities to mitigate such cases. He also added that in country that is largely financial illiterate, the possibility of fraud was much higher. Quote and quote, newspaper लिखता है, the emerging international trends of the oversight of the regulators in order to provide a higher level of the assurance is an interesting development that must be watched to inform our own system of oversight and assurance. और उन्होंने ये बात भी बोली कि कैग बाकी जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, इन सब का भी ऑडिट करता है, तो आरबीआई का ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है, लेकिन आरबीआई हमेशा से कैग के ऑडिट का स्ट्रांगली अपोजिशन करते आया है, बिकॉज आरबीआई का कहना यह है, और जो मैं बहुत हद तक मानता हूँ, स्पेशली अगर कैग का आज तक का सबसे बड़ा कांड 2G स्कैम टोटल बकवास है। वो स्कैम कभी हुआ ही नहीं था। और कैग ने अपने 2010 की रिपोर्ट में अमाउंट तक कोट किया, 1.76 लाख करोड़ का नोशनल लॉस बोल दिया कि सरकार को हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम ज्यादा प्राइस पे बेचा जा सकता था। एक्चुअली कैग पॉलिसी पे कमेंट कर रहा था क्या हो सकता था। अगर इस टाइप का ऑडिट कैग करने लग गया ना आरबीआई का, तो देश का बंटाधार कर देगा। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि किस तरीके से आरबीआई ने इसको अपोज किया। और आई थिंक यहाँ पर आरबीआई की जो जबरदस्त रेपुटेशन है, जो कैग से तो डेफिनेटली कहीं ऊपर है, वो भी मायने रखती है। आरबीआई ने बताया कि हमारे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस और ऑपरेशनल डिसीजंस में मिक्स होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिसी देखेंगे, एक्सचेंज रेट पॉलिसी के हिसाब से एक्सचेंज रेट में द रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। आरबीआई विल ओनली कम टू कंटेन द वॉलेटिलिटी मतलब बहुत स्पाइक्स अगर कभी आ रहे हैं अप्स या डाउन, उसको कंटेन करेगा आरबीआई, उसके लिए इंटरवीन करेगा। अगर रुपये की जो एक्सचेंज वैल्यू है उसकी बात करें तो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। लेकिन इन प्रैक्टिस आरबीआई ऐसा होने नहीं देता है, स्पेशली ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म। बहुत बार अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर सपोज रुपए की वैल्यू तेजी से गिर रही है, किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू तेजी से गिरती है तो मार्केट का कॉन्फिडेंस हिलता है। रुपए की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, रुपए की वैल्यू इसमें बहुत तेजी से गिर रही है, क्योंकि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इनको चाहिए होते हैं पैसे देश से बाहर ले जाने के लिए डॉलर्स में, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेचेंगे जो रुपए में किया हुआ इन्वेस्टमेंट होगा, किसी भी सिक्योरिटीज में उन्होंने किया हो, और उस रुपए को लेके जाएंगे मार्केट में और उसके बदले डॉलर खरीदेंगे। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी। रुपए की सप्लाई बढ़ने से रुपए की वैल्यू गिर रही है, आरबीआई आ जाएगा रुपए की वैल्यू को बचाने के लिए। आरबीआई यहाँ पे डॉलर बेचना शुरू कर देगा मार्केट में और रुपया खरीदना शुरू कर देगा।
और ये काम इतने टेक्टफुली किया जाता है। मोस्टली सबको पता है ये बात जो मार्केट में प्लेयर्स हैं कि जब एसबीआई बड़ा बड़ा इंटरवेंशन करता है उसके पीछे आरबीआई होता है, और जहां मार्केट को हिंट मिल जाता है कि अब आरबीआई गेम में आ गया है तो मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको पता है आरबीआई के पास जितना पैसा है उतना पैसा किसी के पास नहीं है, इंक्लूडिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पर लेकिन आरबीआई का नुकसान हो रहा होता है। अगर वही डॉलर आरबीआई ने पहले ज्यादा दाम पर खरीदे हुए हैं और आज उसको कम दाम पे बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि रुपए की वैल्यू को बनाए रखना है, तब भी आरबीआई करेगा, क्योंकि बहुत बार देश की करेंसी की वैल्यू को बचाए रखना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी होती है, चाहे उसके लिए आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट में नुकसान उठाना पड़े। कैग आएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, आपने तो कहा था करेंसी की वैल्यू मार्केट डिटरमाइंड होगी, वो आपकी पॉलिसी है, तो आपने अपनी बैलेंस शीट पे क्यों नुकसान उठाया? देश का तो इतने 1000 करोड़ या वो लाख करोड़ में भी पहुंच सकता है, लॉस हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके काम पे रेज किए जा सकते हैं तो आदमी काम ही नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक का काम करने के तरीके में बहुत अंतर आ जाएगा। People will be always worried about the inspections. People will be worried about the questions that can be later asked by CAG. CAG करेगा तो बाद में CBI भी आ जाएगी, फिर ED भी आ जाएगी, फिर तो होली सेंट्रल बैंकिंग। सिचुएशन ऐसी बहुत सी हो सकती है। कई बार इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने लग जाता है एट ए मच लोअर रेट, और उसमें भी आरबीआई का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान आरबीआई अकेले उठाता है। जब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। अगर आप मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में देखिए, डिटेल में समझिए कि किस तरीके से भारत सरकार ने वो लॉस आरबीआई की बैलेंस शीट से उठाते हुए अपने पास उठाया था, और किस तरीके से उस समय आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस काम के लिए कन्विंस कर लिया था, बिकॉज इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। पोस्ट फैक्टो हाइंडसाइट में किसी भी पॉलिसी डिसीजंस को क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, एंड स्पेशली जो लिटिल नॉलेज रखते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई का ऑडिट होता ही नहीं है। आरबीआई का दो तरीके से ऑडिट होता है। एक है आरबीआई का ऑडिट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसको वो ऑडिट करते हैं। सेकेंडली आरबीआई के अंदर ही एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो आरबीआई के बाकी फंक्शंस को इंस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उसका रिव्यू करते हैं, उनके काम का रिव्यू करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट ऑडिटिंग की बात है, उसमें तो केवल बैंकिंग डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट की बैलेंस शीट बनती है, लेकिन जैसे सुपरवाइजरी फंक्शन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का फंक्शन है, बैंकिंग रेगुलेशन का फंक्शन है, या मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का फंक्शन है, इसको रिव्यू करने के लिए एक इंटरनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है जो आरबीआई का इंस्पेक्शन करता है, और वो रिपोर्ट आरबीआई के बोर्ड को सबमिट होती है। उस पर रेगुलर एक्शंस किए जाते हैं। आरबीआई के काम का रिव्यू भी आरबीआई करता है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक इज ए वेरी वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसमें कोई भी प्रश्न पूछना हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। माय आइडिया ऑफ टेलिंग यू दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी इज to demystify what a central bank is, but आपके लिए सबसे important है to continue to unfold your potential. We are here to make your job preparation 50% faster. I wish you all the best.